आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आप देख रहे हैं ग्लोबल अपडेट। ग्लोबल अपडेट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक विद्रोही ग्रुप की। जी हां, इस विद्रोही ग्रुप का नाम है हूती और ये यमन में बेस्ड है। इनके हमले लगातार सऊदी में और यमन में बढ़ते जा रहे हैं। और क्या इस वजह से बाब एल मंदेब स्ट्रेट पर फर्क आने वाला है? क्या वो स्ट्रेट बंद हो जाएगी या उसके थ्रू का ट्रैफिक कम हो जाएगा? अच्छा, हम बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जिस पर ईरान ने काफी बंदिशें लगा रखी हैं फिलहाल। अच्छा, और ये जो दूसरी स्ट्रेट की मैं बात कर रहा हूं, इस स्ट्रेट का बॉर्डर, पानी वाला बॉर्डर यानी वाटर बॉर्डर्स, 3 देशों से शेयर होता है। पहला देश तो यमन है ही, दूसरा स्ट्रेट है जिबूती और तीसरा है इरिट्रिया। अच्छा, ये तीनों देश मिलाकर इस स्ट्रेट को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हुए हमें नजर आते हैं। अच्छा, अब ये चीजें हो क्यों रही हैं, क्यों इस स्ट्रेट पर खतरा मंडरा रहा है और भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है और विश्व भर पर इसका क्या असर पड़ सकता है, इन सब चीजों की बात आज हम डिटेल में करेंगे इस वीडियो के अंदर। अच्छा, पहले खबर की बात करते हैं, किस खबर के बदौलत हम इस डिस्कशन तक पहुंचे हैं। खबर यह है कि जो हूती ग्रुप है, हूती विद्रोही ग्रुप है यमन का, उसके हमले लगातार इस रीजन में बढ़ते जा रहे हैं। तो हूतियों की बात कर लेते हैं पहले। हूती है कौन, कहां से आए, इनका इतिहास क्या है, इन सब चीजों की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरुआत कैसे होती है साहब? यह कहानी है 2014 की। 2014 में ऐसा क्या होता है कि हूती इतने बड़ी संख्या में विख्यात हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली बात यह कि जैदी शिया मूवमेंट है हूती, और ये यमन के नॉर्दर्न हिस्से से आए हैं। इनके जो फिलहाल चीफ हैं या कह लीजिए फिलहाल लीडर हैं, उनका नाम है अब्दुल मलिक अल हूती। ये इसका संचालन अभी कर रहे हैं। और जो इनके फाउंडर थे उनका नाम था हुसैन अल हूती। तो ये इसके फाउंडर्स हैं, चीफ हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनकी टाइमलाइन क्या है? सबसे पहले क्या होता है, सितंबर 2014 आता है। सितंबर 2014 से ये कहानी शुरू होती है। और सितंबर 2014 में आखिर होता क्या है ऐसा? सितंबर 2014 में जो यमन की राजधानी है सना, उस पर हूती लोग कब्जा कर लेते हैं, यानी पूरा वर्चस्व उस राजधानी पर दिखाने की कोशिश कर लेते हैं। अच्छा, ये रेड सी वाला एरिया है, ये जो पूरा जिबूती और यमन और इरिट्रिया वाला एरिया है, पूरा रेड सी वाला एरिया है। तो इसमें अगर कोई देश अपने विद्रोहियों को नहीं रोक पा रहा है तो ये केवल नुकसान उस देश के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक नुकसान साबित हो सकता है। क्योंकि जो ट्रेड होता है, और मैं ट्रेड बता दूं पहले आपको, ये इस कहानी पे मैं आऊंगा पर पहले ट्रेड बता देता हूं। अच्छा, 6000 शिप्स यहां से पास करते हैं और लगभग 12% का वर्ल्ड ट्रेड होता है यहां से। 12% एक बड़ा नंबर है, भले हॉर्मुज से ये नंबर आधा है पर 12% भी एक बड़ा नंबर माना जाएगा। अच्छा, 6.2 मिलियन बैरल्स यानी 6.2 मिलियन बैरल्स का तेल यहां से डेली निकलता है। और 18 मील का ये स्ट्रेच है और इससे ये पैसेज होता है जो बाब एल मंदेब स्ट्रेट है, उसकी बात कर रहा हूं। अच्छा, वापस आते हैं हूती वाली कहानी पर। तो 14 में ये इन्होंने कब्जा कर लिया। अब क्या होता है, 15 में जो सऊदी है वो टेंशन में आ जाता है। सऊदी कौन? यमन के पड़ोसी। और हूती कौन? यमन का ही एक रिबेल ग्रुप यानी एक विद्रोही गुट। अच्छा, टेंशन में क्यों आ जाते हैं? टेंशन में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि भाई साहब अनरेस्ट बढ़ रहा था यमन के अंदर। तो सऊदियों को लगता है कल को ये हमारे अंदर ना घुसने लगे। तो सऊदी ने क्या किया, सऊदी ने यमन के अंदर अपना मिलिट्री इंटरवेंशन स्टार्ट कर दिया। अच्छा, एक और बात बता दें आपको, जब से हूतियों ने सना पे कब्जा किया था 2014 के अंदर, तब से ही हूतियों को ईरान की बैकिंग थी। मतलब 14 से लेकर अब 26 हो गया, 12 साल से हूती कहीं ना कहीं ईरान के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं। अच्छा, तो इन्होंने सऊदी अरेबिया ने अटैक कर दिया, थोड़ा मिलिट्री इंटरवेंशन किया, थोड़े बहुत हमले किए, तो उधर से भी हमले हुए। सऊदी ने उसी दौरान एक कोएलिशन बनाया यानी एक गठबंधन बनाया काफी गल्फ कंट्रीज के साथ, और उन सबने मिलकर ही मिलिट्री अटैक्स किए हूतियों के ऊपर। अच्छा, तो इसमें अगर मैं आपसे कह दूं, ये कहीं ना कहीं सऊदी वर्सेस हूती के साथ साथ सऊदी वर्सेस ईरान प्रॉक्सी वॉर भी बन चुका था उस समय तक। उसके बाद आते हैं 14 की हमने बात की, 15 की हमने बात की, और उसके लगातार 7-8 साल तक ये अटैक्स चलते रहे। फिर आता है सन 2022। सन 2022 में क्या होता है, यूएन इंटरफेयर करता है। यूएन इन लोगों की एक संधि करवा देता है। उस संधि के अंदर बोला जाता है कि कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। उसके बाद ये बात भी होती है कि यमन में शांति आ गई है। शांति आई, कुछ समय तक चली, पर कितना चली? अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, एक प्रेसिडेंट कितने समय तक रह सकता है यूनाइटेड स्टेट्स में एक टर्म के लिए? मतलब प्रेसिडेंट की टर्म कितनी होती है? 4 साल की होती है। लगभग उतने ही साल शांति रही, फिर ये वॉर शुरू हो गया। किस वॉर की बात कर रहा हूं, किस युद्ध की बात कर रहा हूं? ईरान और यूएस की बात कर रहा हूं।
अच्छा, ईरान का नाम आएगा तो हूतियों का नाम तो साथ में आएगा ही, फिर से बवाल चालू हो गया। और सऊदी किस तरीके से इन्वॉल्व हुआ वो भी बताता हूं आपको मैं। अच्छा, महीना था फरवरी 2026 का जब ये वॉर शुरू हुआ था। इसमें क्या है, लगातार लड़ाइयां चलती रही, सिविल वॉर सा माहौल बन गया और हमले चलते रहे। तो पोर्ट एरियाज में काफी सारा नुकसान हुआ। पोर्ट एरियाज में नुकसान हुआ, कुछ मैं आपको इंसिडेंट्स बताता हूं। एक इंसिडेंट यह है कि शब्बा प्रोविंस में हूती ने ड्रोन स्ट्राइक किया और उसमें लगभग 2 गवर्नमेंट सोल्जर्स मारे गए और 7 जख्मी हुए। दूसरी देखिए, यमनी फोर्सेस ने भी उस पर फिर काउंटर अटैक किया और इसमें अल जौफ, सादा और मरीब के अल तिबास एरिया में हूती मारे गए। मतलब युद्ध बहुत बड़ा हो चुका था। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपको नई चीजें और बताते हैं। अगला है 13 जुलाई 2026। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डे था। इस दिन पर क्या होता है, सऊदी अरेबिया ने सना एयरपोर्ट पर स्ट्राइक कर दी। वही सना एयरपोर्ट जिस पर हूतियों ने अपनी कहानी शुरू की थी। एयरपोर्ट नहीं, मेनली सना कैपिटल है, उसी शहर में हूतियों ने 14 में अपनी कहानी शुरू की थी। वहीं पर 13 जुलाई 2026 को सऊदी अरेबिया ने अटैक कर दिया। मतलब ये तो सीधी सीधी हूतियों से रंजिश हो गई। हूतियों से रंजिश मतलब ईरान से भी एक तरह की रंजिश, आप ये मानिए। अच्छा, यहां पर इसमें एक इवेंट ये हुआ, वहां पर एक फ्लाइट लैंड होनी थी और वो फ्लाइट थी ईरानियन। और ईरानियन फ्लाइट में एक बहुत बड़े हूती अधिकारी बैठे थे, एक हूतियों का डेलीगेशन बैठा था। तो भाई साहब, इससे होता क्या है, सीधा निशाना किस पे गया, हूतियों पे गया। हूतियों पे निशाना गया यानी ईरान पर भी गया। मतलब ईरान की फ्लाइट आपने रुकवाई तो ईरान से लड़ाई है, और उसमें हूती डेलीगेशन बैठा था तो हूतियों से भी लड़ाई है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इसी स्ट्राइक से आप ये मान लीजिए कि जो ट्रूस बनवाया था, जो संधि बनवाई थी यूएन ने, वो कोलैप्स हो गई, मतलब पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, जुलाई 2026 की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, हूतीज ने रेड सी पर पूरा ब्लॉकेड लगा दिया और अटैक कहां करते हैं, आभा एयरपोर्ट पर। अच्छा, आभा एयरपोर्ट पर जब अटैक हो जाता है, मैं बता दूं कि आभा एयरपोर्ट सऊदी में है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जब स्ट्राइक जब हुई, अटैक जब हुआ, तो सऊदी ने भी काउंटर स्ट्राइक की साहब। सऊदी ने पूरा रिटेलिएशन दिया हूतियों को। अच्छा, अब ये आभा एयरपोर्ट मैंने बताया आपको सऊदी में है, और किस लोकेशन पे है वो भी बता देता हूं। बिल्कुल साउथ वेस्टर्न सऊदी में आभा एयरपोर्ट पड़ता है। इससे क्या होता है, फिर हूती फिर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, तो काफी ऑयल वेसल्स और रिफाइनरीज पर भी टारगेट किया जाता है हूतियों के द्वारा। मतलब आप देखिए, ये एक मिलिट्री वॉरफेयर से फिर ये, क्योंकि जब तेल की बात आ जाती है ना साहब, ऑयल की बात आ जाती है, तब ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस बनना शुरू कर देती है। केवल एक देश के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर के लिए, और उसमें भारत भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भाई साहब एक चीज होती है, 7 अगस्त 2026 को एक नाटो बनता है, नया नाटो, या कह लीजिए मुस्लिम नाटो, या कह लीजिए एक सुन्नी नाटो। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया के बीच एक पैक्ट साइन होता है। अच्छा, नाटो के आर्टिकल 5 से जुड़ा ये हुआ ये पैक्ट बताया जा रहा था। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कलेक्टिव डिटरेंस के बारे में। अब ये जान लीजिए कि कलेक्टिव डिटरेंस होता क्या है। कलेक्टिव डिटरेंस एक ऐसी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, मान लीजिए 3 देश हैं, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की। मतलब अगर इन तीनों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो ये तीनों देशों पर हमला माना जाएगा, और फिर बाकी के 2 देश जिस देश पर हमला हुआ है उसके सपोर्ट में आ जाएंगे। तो होना तो यही चाहिए था। लगातार हूतियों की और सऊदी अरेबिया वालों की लड़ाई चल रही थी। तो सऊदी अरेबिया ने जब ये पैक्ट साइन किया तो उनको लगा कि अब जब हूती हम पर अटैक करेंगे तो ये पाकिस्तान और तुर्की हमारे साथ आएंगे। पर भाई साहब 2 दिन भी नहीं बीते थे, 7 तारीख को ये पैक्ट साइन हुआ, और 7 तारीख माफ कीजिए 9 तारीख को था संडे। 2 दिन बाद ही एक गार्जियन ने एक रिपोर्ट छापी साहब। उस रिपोर्ट में लिखा गया, महज 48 घंटे, या महज 48 घंटे भी रहने दीजिए, 48 घंटे से कम समय में ही हूतियों ने सऊदी अरेबिया की ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट कर दिया। अच्छा जी, कलेक्टिव डिटरेंस के हिसाब से तो बाकी देशों को आना चाहिए था सपोर्ट में, पर सपोर्ट छोड़िए साहब, एक बयान तक नहीं आया। उधर पाकिस्तान का DGISPR गाना बजाने में व्यस्त था। उन्होंने गाने भी बनाए हैं इस पैक्ट के ऊपर, इसे मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के ऊपर, तबले भेजे, सितार भेजे, पर जब सऊदी अरेबिया को जरूरत पड़ी तो तुम्हारे सैनिक कहां थे, किसी को नजर नहीं आए। तो कलेक्टिव डिटरेंस तो यहीं पर फेल हो जाता है। इस पैक्ट में दम कितना था ये सबको पता चल गया इसके बाद। अच्छा, अब लेटेस्ट खबर क्या है? लेटेस्ट खबर यह है कि 10 और 11 अगस्त के बीच एक डेडलीएस्ट अटैक हुआ है अल मखा पे। अल मखा
एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है बाबल मंदेब स्ट्रेट में। आप ये कह लीजिए कि ये पोर्ट बिल्कुल बाबल मंदेब के एंट्री पर पड़ता है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें लगभग 7 लोग मारे गए हैं और 30 लोग जख्मी हैं। मतलब अल मखा पर अटैक, मतलब आप ये कह लीजिए बाबल मंदेब पे सीधा अटैक है। अगर अल मखा को नुकसान पहुंचता है, बाबल मंदेब के एंट्री पॉइंट को नुकसान पहुंचता है, तो ये सारा ट्रेड जो हो रहा है ना, मैं आपको बता रहा था, ट्रेड 6000 शिप्स, 12% का वर्ल्ड ट्रेड, 6.2 मिलियन बैरल्स ऑयल डेली पास करता है, ये सब रुक जाएगा अगर हूती और सऊदी अरब के बीच में अमन शांति नहीं फैली, फिर से यूएन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई संधि नहीं कराई, तो दुनिया को पहले ही हॉर्मुज की वजह से नुकसान पहुंच रहा था, फिर इस वजह से भी नुकसान पहुंचने लगेगा। आप वल्नरेबिलिटी को समझिए ना साहब। अब मैं आपको और डिटेल में जाते हैं। अब वल्नरेबिलिटी क्यों है और ये रूट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। आप इस चीज को समझिए। बात क्या है, ये जो बाबल मंदेब के अंदर ये जो विवाद चल रहा है ना, अब होता क्या है, ये जो रेड सी है और जो गल्फ ऑफ एडन है, इसको ये स्ट्रेट कनेक्ट करती है। इंडियन ओशन के अंदर ये चीज है और इसको ये स्ट्रेट कनेक्ट करती है। अगर ये रूट ब्लॉक हो जाता है तो शिप्स कहां से जाएंगे? शिप्स जाएंगे अफ्रीका के सदर्न पार्ट से। अच्छा, सदर्न पार्ट से शिप जाएंगे और उसको बोला जाता है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। और जब सारे शिप्स, सारा रूट वहां से हो जाएगा बाबल मंदेब की जगह पर, तो चीजें क्या फर्क आएंगी? फर्क ये आएगा कि साहब जो चीज पहले 10 दिन में पहुंच रही थी, अब महीना भर लग जाएगा, 25 दिन लग जाएंगे, 35 दिन लग जाएंगे। तो अपने आप इससे भाई साहब शिपिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी, टाइमिंग्स तो बढ़ ही रही हैं, साथ ही में मरीन के इंश्योरेंस प्रीमियम जो होते हैं वो भी बढ़ जाएगा और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। समझिए, एक रूट की वजह से 10 चीजों के दामों में उछाल आएगा। आगे बढ़ते हैं साहब। अब थोड़ी भारत की बात कर लेते हैं। मैंने आपको सब बताया कि किस तरीके से चीज़ों के उछाल आने वाला है दुनिया भर में। अगर ये स्ट्रेट बंद होती है बाबल मंदेब की, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि हॉर्मुज की वजह से पहले ही बुरा हाल है। पेट्रोल 100 पार जा चुका है, अगर यही बंद हो गई तो क्या पता 120 130 हो जाए साहब। और आप ये मानिए कि इंडिया जो है लगभग अपना 85% क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है, ठीक है साहब, और लगभग रशियन मिडिल ईस्टर्न रूट से ही होते हैं इसके। तो इसके होने से फ्यूल प्राइसेस तो बढ़ ही जाएंगे। दूसरा क्या है, इंडिया काफ़ी सामान एक्सपोर्ट भी करता है। इंडिया के सामान जो एक्सपोर्ट होते हैं उसमें सबसे बड़े हैं टेक्सटाइल्स हैं, एग्रीकल्चरल गुड्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, और सबके रास्ते लगभग रेड सी से ही जाते हैं। और अगर ये चीज़ें होती हैं तो लगभग इन चीज़ों में भी 40 से 60% की वृद्धि आ सकती है। मैं दामों की बात कर रहा हूँ साहब, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर मैं बात करूँ कमोवेश मिला जुला के, तो कहानी ये है कि अगर ये युद्ध बंद नहीं होता है और सऊदी अरब और हुतियों की लड़ाई इसी प्रकार से चलती रहती है, तो हॉर्मुज के साथ साथ क्या पता बाबल मंदेब भी बंद हो जाए, उसका यूजेज भी कम हो जाए। फिर दुनिया क्या करेगी साहब? मैंने आपको पहले ही बताया कितना नुकसान होने वाला है। आपकी क्या राय है कि बाबल मंदेब कब तक खुली रहेगी, या चीज़ें स्मूथ चलती रहेंगी, या फिर कितना नुकसान होगा देश और दुनिया को? ज़रूर बताइएगा। अपने रिएक्शंस भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, बड़ी मेहनत करते हैं इसके पीछे। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर कुछ गलतियां लगती हैं तो कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, उनको अगली बार ठीक करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।